आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में बहुप्रतीक्षित विश्व पुस्तक मेला पूरे भव्यता के साथ आरंभ हो चुका है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में एक बार फिर पुस्तकों, लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों को एक साझा मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्यूरो से ये खबर आप देख रहे हैं। मेले के पहले ही दिन बड़ी तादाद में छात्र, युवा, शिक्षक, लेखक, पुस्तक प्रेमी यहाँ पहुँचे, जिससे परिसर में, प्रगति मैदान का परिसर है, उस परिसर में उत्साह और साहित्यिक माहौल साफ परिलक्षित होता रहा। विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं शिक्षा से जुड़े प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। उद्घाटन के अवसर पर वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि डिजिटल युग के बावजूद भी पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि अच्छे साहित्य की मांग और जिम्मेदारी दोनों बढ़ी हैं। पुस्तक मेला केवल किताबों की खरीद फरोख्त का स्थान नहीं, बल्कि विचारों के आदान प्रदान और बौद्धिक विमर्श का सबसे बड़ा मंच है। इस साल के विश्व पुस्तक मेले में देश विदेश के लगभग सभी प्रमुख प्रकाशक शामिल हैं। वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थानों ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ उर्दू, संस्कृत, मराठी, तमिल, बंगाली सहित अनेक भारतीय भाषाओं की किताबें पाठकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्यूरो से ये रिपोर्ट। शैक्षणिक पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री, बाल साहित्य, इतिहास, राजनीति, समाज शास्त्र और समकालीन साहित्य, हर वर्ग के पाठकों के लिए यहाँ व्यापक विकल्प मौजूद हैं। विश्व पुस्तक मेले में सबसे अधिक उत्साह छात्रों और युवाओं में देखने को मिल रहा है। स्कूल, कॉलेज के छात्र समूहों में यहाँ पहुंचकर प्रतियोगी पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों और कैरियर से जुड़ी सामग्री निहारते, क्रय करते नजर आए। कई स्टॉलों पर लेखकों से सीधा संवाद और पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें युवाओं में पढ़ने और लिखने की गहरी रुचि हो रही है। मेले के दौरान विभिन्न साहित्यिक सत्र, लेखक संवाद, कविता पाठ, पुस्तक विमोचन और विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं। इस पुस्तक मेले में प्रसिद्ध लेखकों, पत्रकारों और विचारकों के सत्रों में बड़ी संख्या में श्रोता भाग ले रहे हैं। इन सत्रों में समकालीन समाज, राजनीति, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति जैसे विषयों पर खुली चर्चा हो रही है, जो पुस्तक मेले को केवल व्यावसायिक नहीं बल्कि वैचारिक आयोजन भी बनाती है। इस बार के विश्व पुस्तक मेले में एक प्रमुख विषय डिजिटल युग में पुस्तकों की प्रासंगिकता भी है। ई बुक और ऑडियो बुक के बढ़ते चलन के बीच ये चर्चा केंद्र में है कि मुद्रित पुस्तकें आज भी जरूरी क्यों है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक के साथ संतुलन बनाते हुए पुस्तक संस्कृति को आगे बढ़ाना समय की मांग है। बाल साहित्य को लेकर इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के लिए अलग पवेलियन, कहानी सत्र, चित्रकला, रचनात्मकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभिभावकों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित होती है और मोबाइल डिजिटल निर्भरता से काफ़ी हद तक दूरी बनती है। आयोजकों द्वारा सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। पार्किंग, स्वच्छता, मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए स्वयंसेवकों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, जिससे आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। विश्व पुस्तक मेला न केवल प्रकाशन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, वरन ये समाज में पढ़ने लिखने की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का माध्यम भी है। बदलते समय में जब त्वरित सूचना का दौर हावी है, ऐसे में मेला गहन अध्ययन और विचारशीलता की याद दिलाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्यूरो से रिपोर्ट। दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला एक बार फिर
साबित कर रहा है कि पुस्तकें आज भी समाज के बौद्धिक रीढ़ है। लेखकों, पाठकों और प्रकाशकों के इस संगम ने राजधानी को कुछ दिन के लिए ज्ञान और विचारों की राजधानी बना दिया है। ये मेला न केवल किताबों की दुनिया से परिचय कराता है, बल्कि नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए दिल्ली ब्यूरो से रिपोर्ट। आइए हम आपको यहाँ होने वाली गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं। कुलपति महोदयगण का कि आपने इस पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल होकर के इस महत्वपूर्ण पुस्तक को अपने हाथों से लोकार्पित किया। मैं निवेदन करूंगा हमारे कुशवाहा जी से, प्रोफेसर कुशवाहा जो कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो कृपया 2 मिनट इस पुस्तक के आज कार्यक्रम के विषय में होगा। थैंक यू सर, नमस्कार। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रणाम करूंगा कि आपने जो भावनाएं, ये भी एक सीखने की चीज़ है। तो इस विमोचन समारोह में मुझे ऐसा लगा कि हम सब भी कुछ देख के घर जाए। ये किताबें जीवन के आवश्यक अंग है, लेकिन हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम कमजोर साथ इसलिए भी पढ़ते जा रहे थे कि हमने इस पर काम करना कम कर दिया। अगर काम किया तो फिर लोगों के बीच नहीं ले गए, लोगों के बीच ले गए तो हम आदतें नहीं डेवलप कर पाए। तो वो एक संदर्भ है जो हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। सरकार प्रयत्न कर रही है, हम सभी प्रयत्न कर रहे हैं। ये मेला इसीलिए लगा है कि इसमें रोजी रोटी है, लोग किताबों के बारे में जाए। लेकिन आपने जो भावनाएं बताई कि ये समझने की बात है कि कोई व्यक्ति वो आपसे फिर जूनियर हो ही गए, मिनिस्टर सर आगे ये आप आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आशीष सूद जी हमारे बीच हैं। आइए सर। जी, मैं निवेदन करूंगा प्रकाशक श्री प्रशांत जी से कि कृपया वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे वो यथा स्थान जहाँ समय और स्थान मिले वहीं पर बैठे। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, किताबें का प्रकाशन और अभी लोकार्पण हुआ है, पीजेंट अपराइजिंग एंड महात्मा गांधी नॉर्थ बिहार। उसके विषय में हम सभी लोगों ने अपनी बात कह दी है। एक दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक किताब वाले प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित है, बारडोली का सरदार, जिसका विमोचन करने के लिए दिल्ली के लोकप्रिय यशस्वी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी हमारे बीच में हैं, जो कि छात्र जीवन से ही संघर्षरत रहे, लेकिन छात्र राजनीति में रहते हुए संदर्भों पे बोलना और संदर्भ सहित बोलना आपकी विशेषता रही है। बहुत सारे टीवी डिबेट्स में, बहुत सारी मंचों पर आपको सुनते रहे हैं। तो उन मंचों पर जो आपका वक्तव्य है वो अपने आप में इतिहास को पढ़ने के बाद बोलने का है। मैं आपका हार्दिक स्वागत इस मंच पर करता हूं। और आज क्योंकि प्रोफेसर के.डी. शर्मा जो कि देश के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इसमें नामधन्य हैं और आपकी बहुत सारी पुस्तकें पायनियर पुस्तकें हैं, आज उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बारडोली का सरदार, जो कि सरदार पटेल के जीवन पर या उनके कार्यों पर बारडोली का जो सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह है उस पर सबसे पहला रिसर्च है। बारडोली में कई वर्ष रह करके आपने रिसर्च किया, क्योंकि कार्यक्रम के संदर्भ में मैं अपनी बात कहूँगा जिस समय मेरा मौका होगा। तो मैं निवेदन करूँगा केशव पटेल जी से, प्रोफेसर केशव पटेल से, कि वो कार्यक्रम का संचालन करें और आज के इस लोकार्पण समारोह को आगे संपन्न करें। धन्यवाद अमर जी। अतिथियों के आगमन पश्चात हम स्वागत की परंपरा की ओर बढ़ते हैं। मैं किताब वाले के डॉक्टर प्रशांत जैन जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथि माननीय आशीष सूद जी का शोर से स्वागत करें। कुलगुरु प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी के स्वागत के लिए प्रशांत जी से अनुरोध। लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर के.एस. ठाकुर जीजीटीयू बांसवाड़ा ट्राइबल विश्वविद्यालय के कुलगुरु के स्वागत के लिए प्रशांत जी से अनुरोध किया। प्रोफेसर राजकिशोर जी डीन रिसर्च दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वागत के लिए।
किताब के लेखक प्रोफेसर के डी शर्मा के स्वागत के लिए मैं प्रशांत जी से अनुरोध करता हूँ। अनिल शर्मा जी, एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता, आपके स्वागत के लिए। केशव जी, वैसे तो क्योंकि मंत्री जी जिस समय आए तो उस समय अपना स्वागत का उद्बोधन जैसा ही कुछ कर चुका हूँ, लेकिन कार्यक्रम की औपचारिकता है। मैं बहुत बहुत हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में से और आप यहाँ पधारे, आपने पधार करके कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ाई और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक की जो कि देश के जो आम जन हैं उनको अपने इतने बड़े वरिष्ठ व्यक्तित्व के कार्यों से सीधे सीधे परिचय कराने वाली पुस्तक है, उसका लोकार्पण आपके हाथों से होगा। क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री आप हैं और उच्च शिक्षित लोगों तक उस लेवल की पुस्तक पहुंचाने में आपका लोकार्पण कार्यक्रम में आना अपने आप में एक महत्वपूर्ण की बात है। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और मंच पर हमारे सभी लेखक, हमारे सभी कुलपतिगण और वरिष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग के सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद। मंचासीन सभी आदरणीय साथी भाई बहनों, ये एक बड़ा अच्छा अवसर मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में यहाँ प्रस्तुत हैं। मेरी जो किताब का यहाँ विमोचन होना है वो है बारडोली का सरदार, और विशेष रूप से दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी को मैं इस बात से जोड़ना चाहूँगा कि दिल्ली में बहुत भुगता है किसान आंदोलन के नाम पे जो अराजकता दिल्ली के निवासियों ने झेली है। बारडोली का सरदार जो मेरी पुस्तक है वो भी एक किसान आंदोलन से ही संबंधित है, लेकिन दोनों किसान आंदोलन का फर्क क्या है मैं that kind of textbooks, the kind of people we should talk about. That is when it started. But I think, has it improved? The writing is on the wall. I mean, if it doesn't improve, our youngsters need inspiration. Just yesterday, 2 days ago, the country celebrated Startup Day, and then you realize that 10 years ago we had 350 startups. Today we have, I think 200,000, This is the culture. India has to realize where it is right now. It is at an inflection point. And I think if we have to move forward, and as I say, some advance towards greatness, others return to it. We Indians do both. And we have to remember to do both. Nations that have done only one of those have been ground to dust. Final question. If a 15-year-old student picks up this book, what is the one shift in their mind you are hoping? Is it right, or is it just scientific curiosity to be the next hero? Both. First, they, like you were saying, some return to it. We were great. So we have to return to the greatness and therefore not forget all, and these are centuries of greatness, going beyond not just the 200 years window that we have captured, or 100 years window that we have captured, but really going beyond. They should have that sense of pride that we have that legacy of innovation. And secondly, yes, by the lives of these scientists, we also want to leave a message that nothing is impossible. Question the status quo. Keep exploring. Don't just sit back on what has been told. Question everything. And India is, we say that this is the age of India, and anyways, this is the age of knowledge. Look at the biggest billionaires and the soon to become trillionaire. That's from the field of science and technology.
So if India is has to be at the same level, which it has to be, it's non-negotiable, and definitely also become scientists like these. I can add to that. I think one word, you mentioned pride. I would say humility, because if there is one thing that jumps out of this book, almost from every page, it is the amazing humility of these geniuses and these people. And we are living in an age where somehow it's a very prized possession. It's not something that people express very openly now. Everyone wants to be a billionaire. Everyone is expecting their next generation to be a billionaire. The next Goel, the next who is the one who's अभी न्यूज़ में थे वो दीपेंद्र गोयल and startups, and everyone is expecting their next generation to become the Ambani, Adani, Rahul Gandhi. Okay, not Rahul Gandhi, but हो सकता है कुछ हो, और नहीं हो सकता है, very, very possible. But you look at the lives of these people. They could have been multi-billionaires. I mean, first anti-cancer drug. आज कोई एंटी-कैंसर ड्रग डिस्कवर करता है, लोग लिखते हैं चलो भाई 200 billion, given, granted. You have a vaccine, billions. Look at how much Pfizer made and Moderna made out of their RNA vaccines. And how much did those people make who देख लेगा फोटो तो कॉल कर देंगे। मैं 8 बजे तक रहना ही होगा। नॉर्मल है पीना को या गरम भी दूध? हमारे बीच में आए, अपना बहुमूल्य समय निकाल के। ये भारत लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी सेशन था और मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि इस फेस्टिवल की जो फोर्स हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी पद्मा अवॉर्डी हैं, आप सब उनको चाणक्य के नाम से जानते हैं। वो अपनी व्यस्तताओं की वजह से हमारे साथ आ तो नहीं पाए, लेकिन उनका हृदय हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और मैं धन्यवाद उनके गाइडेंस, उनकी प्रेजेंस जो हमेशा अपरोक्ष रूप से मेरे साथ रहती है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और श्री उपेंद्र राय जी का भी, जो भारत एक्सप्रेस के CMD हैं, उनके भी कांस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस के लिए उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अनंत विजय भैया, उनको भैया बोलती हूँ मैं, उनका मार्गदर्शन और उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहता है। और जब भी मैं कहीं पर भी मुझे दुविधा होती है तो मैं भैया से बात करती हूँ। और चेयरमैन सर मेरे कांस्टेंट एक लाइट हाउस की तरह मेरे साथ रहते हैं। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है मैं सर से बात करती हूँ। सर और भैया कथा, इनकी कहानियां संबंधों के आसपास ही हैं। ये दोनों ही लेखक अपने समय के व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध को बेहतरीन तरीके से न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त भी करते हैं। मैं इन दोनों के बीच में रहूंगा तो अलग से दिखूंगा कि मैं सब कुछ खराब कर रहा हूँ, इसलिए अब ये माइक मैं अपने लेखकों को देता हूँ। यहाँ थैंक यू सो मच आशीष जी। आवाज़ ठीक है? ये ओके। कैसे आप सब? सबसे पहले तो मज़ा आ रहा है आप लोगों को? बढ़िया बढ़िया। तो आइए बैठ जाइए अगर आपको आके
बैठा हो तो सबसे पहले मैं नीरज भाई को जो सब जानते हैं उसमें मैं बस थोड़ा कुछ और जोड़ देना चाहता हूँ। नीरज भाई हमारे बहुत ही बेहतरीन डायलॉग राइटर, साथ ही साथ लिरिसिस्ट भी है और इन्होंने बहुत खूबसूरत पिक्चरों के गाने लिखे हैं और जो सबसे रिसेंट उनकी मूवी है जिनमें इन्होंने गाना लिखा है वो है हैप्पी पटेल और एक बहुत खूबसूरत गाना है। प्लीज क्या है वो गाना नीरज भाई? हुक लाइन तो गाने की है कि आज ये बंदा तेरे लिए नाचेगा, आज ये बंदा तेरे लिए नाचेगा। So that's the hook line. अगर हो सकता है आप लोगों ने आजकल रेडियो पे ये गाना सुना हो और अगर आप लोग रेडियो सुनते हैं तो कल मुझे सुबह रेडियो मिर्ची पर भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये गाना सिर्फ मैंने अकेले नहीं लिखा है, मैंने और वीरदास दोनों ने मिलकर ये गाना लिखा है और ये जैम करते हुए ही आया और ये वीर से गई। तो आज ये बंदा तेरे लिए नाचेगा का पूरा आइडिया ये था कि वीर ने बोला था कि यार कुछ ऐसा आइटम सॉन्ग करते हैं जिसमें लड़का नाचे, क्योंकि इतने सारे आइटम सॉन्ग में हमने तो लड़कियों को ही नाचते हुए देखा है। तो यहाँ पे एक लड़का है जो बोल रहा है कि तू रहने देना, तू बैठे रहना, लड़की को पाँव तेरे थक गए होंगे, मैं हूँ आइटम तेरा, ले ले नंबर मेरा, आज ये बंदा तेरे लिए नाचेगा। सो यू कैन क्लैप फॉर वीरदास गाइस। यहाँ पे कितने लोग जानते हैं वीर को, कितने लोग जानते हैं वीरदास को? एक इंसान, एक दो इंसान। आप लोगों को पता है वीरदास कौन है? टू इंडिया सुना है आप लोगों ने? टू इंडिया करके एक पोएम था जिस पर बड़ा बवाल मच गया था। हाँ मैम आपने सुना है? वही आदमी जो लगता अंग्रेज है पर है इंडियन। तो ये उनके वीरदास के दिमाग की पैदाइश है जी। नाउ आई एम कमिंग टू माय बुक। कहीं और पर कहा, इसका टाइटल कहीं और पर कहा, एक फीलिंग है यार कि हम सबकी लाइफ में फीलिंग होती है ना कि यार ये इंसान मिल जाए तो हमें बड़ा मजा आ जाएगा, हम यहाँ पहुँच जाए तो बड़ा मजा, ये वाली नौकरी मिल जाए ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो ये वो फीलिंग है कि हम एक जगह रहते हुए कहीं और जाना चाहते हैं पर हमें नहीं पता कि वो कहीं और पर कहाँ है। तो ये वो फीलिंग है और उसी फीलिंग को एक लव स्टोरी के फॉर्म में मैंने इस किताब में लिखा है, इसलिए इसका नाम कहीं और पर कहाँ। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो पहली कविता जो वायरल हुई थी जिसकी वजह से यू बिकेम अ यूट्यूब सेंसेशन जी, कैन यू रिसाइट दैट? जी आप कह रहे तो छोटी सी 2-4 लाइन करता हूँ उसमें से कि पहली नजर में अगर तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुमने और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत समझ बैठे हो तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि पहली नजर में तो रोमांटिक चीजें भी पसंद आ जाती है पर हम उसे घर में रखते दिखावे के बस, क्योंकि देर रात तक तुम दोनों ढेर सारी बातें करते हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो तो भी हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि अकेलेपन के मारे तो दो अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं बस, क्योंकि वो तुम्हारे इंस्टा स्टोरीज का और तुम उसके स्नैप स्टोरीज का हिस्सा बन चुके हो और इसे ही तुम मोहब्बत समझ रहे हो तो भी हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि मोहब्बत को फिल्टर में सेव नहीं किया जाता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फों में उलझना चाहते हो, अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने जाहिर कर देती है, अगर उसके कपड़ों के बेपरवाह होने से पहले तुमने अपने सारे राज का जिक्र उसके सामने कर दिया है और उसने अपने सारे डर को तुम्हारे सामने बयान कर दिया, अगर उसका हर आंसू तुम्हारी कमीज पर बहता और तुम्हारे मुस्कान की वजह उसकी नादानी आई हो तो शायद नहीं यार यही प्यार है। अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया उसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगाओ और जाओ सिर्फ बस इसे कहते रहो कि तुम इससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि ऐसी मोहब्बत से मुलाकात होने में जिंदगी का काफी लंबा अर्सा बीत जाता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कितने लोगों ने YouTube पे पहले सुनी है आया की कविताएं? आपने सुनी है सर? अरे लवली वी हैव सम लवली पीपल हियर। अंदर आना चाहेंगे? नहीं? अच्छा ठीक है, चलो यहाँ यहीं से मजा आ रहा है। और ये क्या एक और बात नहीं, शायद ये प्यार नहीं, शायद तुम गलत हो। हाँ तो उस वो कविता जैसे मैंने शुरुआत की लाइन की तो वो सीखी थी और उसके बाद हमने 2-3 और कविताएं की थी। उसमें से एक और कोई एक साइकिल वाली थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी, इनफैक्ट वो पाकिस्तान से भी उसके फैन मेल्स Not the right thing to say here maybe, but it is what it is. सारे देशों से। और साइकिल में ना मुझे एक बड़ा ही छोटा सा बच्चा, इनोसेंट सा बच्चा दिखता है जो इन चीज़ के पीछे, वो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, you can please recite the तो साइकिल करने के लिए थोड़ा 5 मिनट लग जाएंगे उसमें, अगर थोड़ा सा बीच का कहीं ना कहीं स्टोरी जैसा चला जाता है। पर मैं आपको बस बता दूं, वो जैसे कह रहे कि 10 साल पहले की बात है ये, मतलब जब मेरी दूसरी कविता थी साइकिल,
ठीक है, यहाँ पर कितने लोगों को उनके पिता ने या उनके परिवार वालों में से किसी ने साइकिल चलाना सिखाया है? पापा ने सिखाया था मुझे, पापा ने सिखाया था। हाँ, तो जो कहानी है वो भी उसी बारे में है कि एक पिता अपनी बेटे को कैसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे, और वो मेरी कहानी थी और वो लिखी गई थी एक मासूमियत के साथ ही, क्योंकि इट स्पोक अबाउट कि मैं कैसे हर रोज गिर जाता था अपनी साइकिल से, ठीक है। और अंत में ऐसा होता है कि एक बार जब मैं गिरने से परेशान हो गया था, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी तकलीफ ये है कि मैं तेज नहीं चला रहा हूँ, मैं बार बार पीछे देख रहा हूँ। तो उसके अंत में मैं कहता हूँ कि एक दिन मैं मैं गिरने की आदत से इतना परेशान हो गया कि मैंने अपनी साइकिल को भगाना शुरू किया, इतना तेज इतना तेज इतना तेज, बाबा पीछे से चिल्लाए जा रहे थे कि देखो तुम किसी से टकरा जाओगे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। पर उस दिन मैं रफ्तार में इतना खो गया था, इतना खुश था कि मुझे लगा कि आज मैं जीत ही जाऊंगा।